सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम डॉक्टर उमाकांत शुक्लः पूर्वमेव अद्यापि लघुसिद्धान्त कौमुद्याः पाठम् आदाय भवतां पुरतः समुपस्थितोऽस्मि। मन्ये पाठारम्भः स्यात् ततः पूर्वम् एकं मङ्गलश्लोकं प्रस्तोतुम् इच्छामि। अनन्तरं पाठः आरप्स्यते। कान्तिः सिता मृषति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। आरभ्यते। जैसा कि आप जानते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी में अच संधि प्रकरण चल रहा है। उसके अंतर्गत हमें जो सूत्र पढ़ाना है आज, जिस सूत्र का क्रम है वह सूत्र है सबसे पहले चादयो सत्वे। कौन सूत्र है? चादयो सत्वे। ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन में भी लिखा है। यह प्रकल्प जो हम आपको आरंभ किए कि जिस सूत्र को पढ़ा रहे हैं वो कम से कम आपके सामने लिखा रहे, जिससे आप ठीक तरह से उसको समझ सकें। ठीक है ना? तो चादवे सत्वे है, चादयो सत्वे। और दूसरा जो सूत्र है पढ़ाया जाने वाला इसके अनंतर, वह है प्रादय। कौन सूत्र है? प्रादय। तो उसको भी आप लिख ही लीजिए। ठीक है ना? चादयो सत्वे की जो वृत्ति है वह है द्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः। ठीक है? निपाताः स्युः। समझे? तो ये इसकी वृत्ति हो गई। और प्रादयः में भी वही बात है कि एते पी तथा, ये वृत्ति इसकी हो जाएगी। क्या नाम है? प्रादयः की। समझ में आ रही बात? तो ठीक है, हैं? अनंतर जो सूत्र आएगा वह सूत्र है निपाते का जनांग। ठीक है? तो निपाते का जनांग सूत्र की भी वृत्ति आप चाहें तो मैं लिख देता हूं, जिससे आपके दिमाग में बात रही जाए। ठीक है? एकोच निपाता आंग वर्ज अंगर्जः
ठीक है, स्यात्। तो यह है। तो देखेंगे हम लोग कि ये 3 सूत्रों का जो आज अपने को व्याख्यान करना है वो यही है। अब उदाहरण चूंकि एक और है उसको भी लिख लेते हैं जिससे आपके दिमाग में बात रहे, समझे। उमेशः, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र को कौन सा सूत्र समझें ये देखने की बात है। तो सबसे पहले हम लोग चादयो सत्व को समझते हैं। आपके सामने रहे आपकी स्क्रीन में, तो देखिए ये है, वृत्ति है अद्रव्यार्थाश्च चादयो निपाताः स्युः। यही अपने को समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझना क्या है ये बात समझिए कि चादयः। तो चादयः में क्या है, चकारः आदिर एषाम ते चादयः, ये बहुवचन किया है। वस्तुतः यदि विग्रह की बात करें तो चकारः आदिर यस्य, क्योंकि अन्य पदार्थ यहाँ पर समूह गण ही है, ठीक है ना, चादी गण, वो एक ही होगा। फिर वहाँ पर बहुवचन करना उतना उचित नहीं लगता है, इसलिए हम आपको दोनों चीज़ें बता दें कि क्या चीज़ होनी चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात। तो माने चकार है आदि, माने प्रथमा अवयव जिस गण या जिस समूह का, समझ रहे हैं ना, वह गण वह समूह चादी गण कहलाएगा। तो होना तो चाहिए था चादी, लेकिन जो बहुवचन किया है तो उसको ध्यान रखिएगा कि उद्भूतावयव भेद विवक्षा यदि कर दी गई, समूहगत जो अवयव है वह अवयवगत जो संख्या, चूंकि अवयव होंगे बहुत, तो अवयवगत जो बहुत्व है वह समूह में यदि विवक्षित हो गया तो निश्चित रूप से वहां आप बहुवचन कर सकते हैं। यही इसी दृष्टि से यहाँ पर बहुवचन समझना चाहिए। तो वैसे जो है विग्रह तो दोनों संभव है। तो च आदिर एषाम ते चादयः, समझ रहे ना, एक यह है। तो इस तरह से वो आपको अव्यय प्रकरण में मिल जाएंगे। चादी है कौन, तो बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है तो वहाँ पर आप चादीगण देख सकते हैं। प्रथम चकार ही है, ऐसा करके वहाँ चादीगण मिल जाएगा। वह चादीगण या चादी कैसे हो, कब उनकी निपात संज्ञा होगी, तो अद्रव्यार्था, माने सूत्र में जब आप देखेंगे तो असत्वे, ध्यान रखिएगा, चादयः असत्वे निपाता, माने असत्वे, माने चादी यदि असत्वम अद्रव्यम, ध्यान रखिएगा, सत्वम द्रव्यम, सत्व शब्द का अर्थ होता है द्रव्य, समझ रहे हैं ना। और स्वाभाविक है कि जो सत्व नहीं है वह असत्व हुआ। असत्व मतलब होता, असत्वम का मतलब है अद्रव्यम, माने सत्व भिन्न द्रव्य भिन्न, अर्थात द्रव्यार्थ ना हो यदि चादियों का, तो वे निपात कहलाते हैं। अब यहाँ पर जिज्ञासा होगी और सभी की होगी कि भाई ये असत्व जानने के लिए ध्यान रखिएगा, अभाव ज्ञान के प्रति प्रतियोगी ज्ञान कारण होता है। यदि घटा भाव जानना है तो वहाँ पर घटा भाव का जो प्रतियोगी है घट, उसका ज्ञान बहुत होना जरूरी होता है। यहाँ पर भी असत्व को जानने के लिए सत्व को जानना जरूरी है। तो सत्व क्या है, तो मैंने कहा द्रव्य ही है।
तो सत्व द्रव्य है, इसका मतलब क्या है? तो बहुत ही प्रसिद्ध लघु सिद्धांत कौमुदी में जो गुरुजन पढ़ाते हैं वह यही होता है कि लिंग संख्या असत्व हुए, अद्रव्यार्थक हुए वे चादी, इसलिए उनकी निपात संज्ञा अर्थात वे निपात कहलाए। वहीं पर यदि लिंग संख्या कारकान वही है कोई चादी, तो निश्चित रूप से वहाँ पर निपात हुए नहीं कहलाएंगे। अब आपको बहुत बढ़िया से स्पष्ट करें कि सत्व, तो सत्व का मतलब ये है कि सीदंति निविशन्ते विशेषण भावेन जाति गुण क्रिया यत्र। समझ में आ रही बात? अर्थात सत्व वह है जहां पर जाति गुण क्रिया विशेषण भाव से रहें, वह सत्व है। तो स्वाभाविक है, जैसे आप कह दो कि घटोस्ति, तो यहां पर आपने देखा कि जो जाति गुण क्रिया, तो घटत्व ध्यान रखिएगा, घट में जाति है, तो जहां पर जाति को जाति है, गुण क्रिया, इन चीजों, ये चीजें रहें, तो निश्चित रूप से वह है वहाँ वह सत्व हुआ, वह सत्वार्थक स्थिति होगी। यदि इन सब का नहीं अन्वय हो रहा है तो निश्चित रूप से कोई बात नहीं, वहाँ पर वो सत्व नहीं। जैसे अव्यय इत्यादि यही निपात चादी कहलाएंगे। और सरल करना है तो सर्वनाम परामर्श योग्यम द्रव्यम, सर्वनाम परामर्श जो योग्य हो, जैसे घटोस्ति तमाने, तो देखिए जो तत् सर्वनाम है उसके द्वारा वह परामर्शित हुआ, उसका आपने परामर्श किया, तो घटत्वम अस्ति, निश्चित रूप से वहाँ पर तदाने, तो लीजिए तत् आनयन तो नहीं संभव है, तो तत् अनुभवतु, तत् पश्यतु, जो भी है आप कर सकते, ये चीज कर सकते। आनयन संभव नहीं है, जाति है तो जाति का क्या आनयन करेंगे, ठीक है ना। तो तात्पर्य यह हो गया कि परामर्श योग्य जो होगा उसको आप यहाँ पर द्रव्य कहिएगा, उससे भिन्न अद्रव्य होगा, और अद्रव्यार्थक जो चादी हुए उनकी निपात संज्ञा होती है। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया। अब जहाँ तक बात आती है तो वो प्रादेय की आती है। तो यह यहाँ पर भी वही लिखा है एतेपि तथा। तो एतेपि का तथा का मतलब यह है कि एते माने प्रादेय, जो प्रादी हुए, समझ रहे हैं ना, उनकी वो भी यदि अद्रव्यार्थ प्रादी है तो निश्चित रूप से उनकी भी क्या होती है, निपात संज्ञा, ठीक है ना। तथा माने निपाता स्यु, उनकी भी निपात संज्ञा होती है। अब प्रादी कौन है? तो प्रा परा अपसम अनुव निस निर दुसुदुर, ये पूरे जब आप पढ़ेंगे तो ये 22 प्रादी हैं जो उपसर्ग कहलाते हैं, उनकी उपसर्ग संज्ञा भी होती है। अब यहाँ पर जो विचारणीय बात है वह यह है कि प्रादी चूंकि चादी गण के अंत में है तो इनको भी चादी के अंतर्गत ही मान करके चादिव सत्व से ही क्यों नहीं आप निपात संज्ञा कर देते हैं। प्रादेय की क्या आवश्यकता है? तो ये ध्यान रखिएगा, प्रादेय इस सूत्र
की आवश्यकता अपने को जो है उपसर्गाः क्रिया योगे के लिए चाहिए। वहाँ पर अनुवृत्ति यथा प्रादयः इसकी हो, अतएव प्रादयः यह सूत्रारंभ किया गया है। अन्यथा की स्थिति में चादयो सत्वे इस सूत्र से ही प्रादियों की भी निपात संज्ञा संभव थी, जाने रही। ठीक हो गई बात। अब जब ये प्रादय बहुत सरल है, कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो सूत्र आता है वह है क्या, कौन सूत्र, निपात एका जनांग। ठीक है ना। तो निपात एका जनांग इस सूत्र पर अब विचार करते हैं। ठीक है। सबसे पहले वृत्ति समझते हैं, आपके सामने लिखी हुई है। एकोच निपात आंग वर्जः प्रगृह्यः स्यात्। देखिए, ठीक है। तो एकोच निपात, एका जनांग, देखिए पद देखिए, सबसे पहला पद है निपात। तो निपात को यदि हम लोग समझें कि निपात कहते किसको हैं, तो ये बाहुल्काद अधिकरण में घई है। यहाँ पर नि उपसर्ग पूर्वक पत धातु है। ठीक है ना। अर्थात निपतन्ति अनेके अर्थाः यत्र असौ निपाता, असौ निपाता। समझ ना। फिर बोल देता हूँ, निपात शब्द की जो व्युत्पत्ति है, निपतन्ति अनेके अर्थाः यत्र असौ निपाता, अर्थात नि उपसर्ग पूर्वक, समझे ना, पत धातु है, उससे अधिकरण में हलश्च से बाहुल्काद अधिकरण में धई प्रत्यय हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये बात रही निपात शब्द की। ये अगला जो पद इसमें दिख रहा है एकाच है, समझे ना। तो एकाच का मतलब है एक अचरूप, एकश्चासौ अच्च इति एकाच। अर्थात सूत्र पूर्वकालिक सर्व जरद पुराण नव केवला समानाधिकरण, वो सूत्र समास प्रकरण का है। तो उस सूत्र के द्वारा ही यहाँ पर कर्मधारय समास होता है, एक और अच का। एकश्चासौ अच्च, समझे ना। यहाँ पर पुनः बोल देता हूँ, पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरण, वो वह सूत्र है। उस सूत्र से आप यहाँ कर्मधारय समास कर दीजिएगा। एक सु अच सु समास समासत्वात् प्राकृतिक संज्ञा विभक्तियाँ चली जाएगी। एक है, अच है, सवर्ण दीर्घ हो गए, एकाच। ठीक है। तो एकाच, उसी को लिखा एकोच निपातः, माने एक अच रूप जो निपात है, ई हुआ, उ हुआ, ए हुआ, जितने भी हैं, तो ये एकोच निपात कैसा हो, आंग वर्ज हो। समझे ना। आंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंग भी क्या है, एकोच माने एक अच रूप ही है। क्योंकि आंग में गकार की संज्ञा और लोप के द्वारा जब उपस्थिति होगी तो आ ही उपस्थित होगा। ठीक है ना, कहीं पर भी। तो ऐसी स्थिति में वह भी एकाच रूप ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि अनांग माने आंग वर्जः, एकोच जो अपने को लेना है, एक अच रूप जो निपात अपने को लेना है, वह आंग से भिन्न लेना। और आंग से भिन्न यदि है वह, तो निश्चित रूप से उसकी आप प्रगृह्य संज्ञा करेंगे, प्रगृह्य संज्ञा कर देंगे निपात की। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रगृह्य संज्ञा का फल आप देखिए नीचे यहाँ पर प्रकृति भाव करने वाला सूत्र लिखा है, प्लुत प्रगृह्या चनित्यम। तो इस प्लुत प्रगृह्या चनित्यम, इस सूत्र से जो है क्या होगा, प्रकृति भाव होगा। तो इस सूत्र को हम लोग ये समझ लेते हैं। आंग वर्ज, यह भी बहुत रहस्य का है, इसको भी बताएंगे हैं, लेकिन फिलहाल आपके सामने ये उदाहरण है, आप इस उदाहरण को समझिए। क्या है
ई इंद्रः, उदाहरण क्या है आपके सामने, ई इंद्रः, उमेशः, अगला है, बोल देते हैं क्रम से ही। तो ई इंद्रः में जब आप देखेंगे तो सूत्र क्या है, अकः सवर्णी दीर्घ प्राप्त है, लिख दिया हूँ इसी देखिए, अकः सवर्णी दीर्घ, यह सूत्र प्राप्त हुआ। आप देखिए अक कौन है, ई, उससे सवर्णी अच, माने ई सवर्ण संज्ञा कौन करता है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तो ई का उच्चारण स्थान तालु है और विवृत जो है आभ्यंतर प्रयत्न, क्योंकि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन दो वर्णों का समान एक होता है उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा की बात होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ई क्या है, तालु और विवृत आभ्यंतर प्रयत्न, और इंद्रादि जो इकार है वह भी उच्चारण स्थान तालु और विवृत। तो निश्चित रूप से अक से सवर्णी अच इंद्रादि इकार है। अक यहाँ पर ई को पकड़ लीजिए, बहुत सरल तरीके से अका सवर्णी दीर्घ सूत्र में मैंने बताया था, उसको भी आप देख सकते हैं। सेम वर्ण यदि दोनों तरफ है तो वहाँ पर दीर्घ होता है, ये आप जाने रहिए। तो यहाँ पर दीर्घ संधि प्राप्त है, उस दीर्घ संधि को रोकने के लिए आप समझिए बात को, क्या माने सबसे पहले क्या है, यह इकार क्या है, चादिगण में पठित है, अद्रव्यार्थक है, तो ऐसी स्थिति में इकार की आप क्या कर दीजिए, निपात संज्ञा, वह निपात कहला गया, समझिएगा। चादयो सत्वे, इस सूत्र के द्वारा अद्रव्यार्थक चादि यहाँ पर इकार है, उसकी आपने निपात संज्ञा कर दी, और जब वह निपात कहलाया तो सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है निपात एका जनांग। इस निपात एका जनांग सूत्र के द्वारा आप देखिए आंगवर्ज माने आंग भिन्न है, आंग नहीं है, बिल्कुल आपको दिख ही रहा है। ऐसी स्थिति में उस आंग भिन्न एकोच एक अच रूप ही निपात है, तो उस निपात की प्रगृह संज्ञा कर दीजिए। अब प्रगृह संज्ञा जब आप कर देंगे तो फल है उसका प्लुत प्रगृह अच नित्यम से प्रकृति भाव, अर्थात प्राप्त जो अकः सवर्णी दीर्घ इस सूत्र के द्वारा दीर्घ उसको रोकेगा, अर्थात प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव का मतलब होता है स्वभावीन अवस्थानम, अर्थात किसी भी तरह का संधि कार्य न होना, संधि कार्य का अभाव, यही जो है क्या कहलाता है, प्रकृति भाव कहलाता है। तो उसी तरह रह जाएगा कि इंद्र। अब यदि बात करिए तो यहाँ पर अगला जो क्रम आता है वह है, जो उदाहरण चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं उमेशः, समझ रहे हैं ना, क्या लिख सकते हैं, उमेशः। ये आपकी सरलता के लिए हम बता रहे हैं। यहाँ पर भी अब आप देखिएगा, यहाँ पर भी अक कौन है, उकार, और सवर्णी अच कौन हो जाएगा, उकार, उमेशादि उमेशा का आदि उकार, तो उ मिल करके यहाँ पर भी सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया चादयो सत्वे अद्रव्यार्थक चादि कौन हुआ, उकार, निपात संज्ञा हो जाएगी। निपात एका जनांग से सूत्र के द्वारा प्राप्त जो पहले प्रगृह संज्ञा कर दीजिए, अब उसका फल हुआ प्लुत प्रज्ञा नित्यम से प्रकृति भाव, अर्थात अकः सवर्ण दीर्घ इस सूत्र के द्वारा प्राप्त जो सवर्ण दीर्घ है उस सवर्ण दीर्घ को रोक करके प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव का मतलब है यथा स्थिति रह जाना, किसी तरह का संधि कार्य न होना, यही क्या है यहाँ पर प्रकृति भाव कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब देखिए इसके बाद जो विचारणीय बात है वो समझिए। यहाँ पर क्या करते हैं, अब आपके सामने उदाहरण सब लगभग ये वाले हो गए। अब जो चीज़ें आपको समझनी है वो आंग वर्ज, जैसे अनांग लिखा था, क्या लिखा था, अनांग। तो अनांग में का मतलब यह है कि आंग भिन्न, समझ रहे हैं ना, अनांग।
नाम। ठीक है, तो ये हुआ अनांग। अनांग का मतलब है आंग यह आंग भिन्न। ठीक है, ये हो गया आंग भिन्न। अब यहां पर अपने को समझना है कि आंग भिन्न जो है ये होना चाहिए। तो आंग भिन्न देखेंगे तो कहाँ कहाँ आंग गित होता है और कहाँ कहाँ अंगित होता है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो उसका परिगणन किया गया है। उसका क्या किया गया है? परिगणन है। समझ रहे हैं ना? माने कहाँ आंग गित होता है, कहाँ आंग गित भिन्न होता है, ये जो है परिगणन है। ठीक है ना? तो एक श्लोक है ईश दर्थे, देख लेते हैं, लिख ही देते हैं क्योंकि आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। ईश दर्थे क्रिया योगे मर्यादा या समझ रहे हैं ना? ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा अविविधौ चय। समझ रहे हैं ना? एतमातम गीतम विद्यात वाक्य स्मरण यो रंगित, ये है। तो देख लेते हैं, लिख देता हूँ, और भी दूसरी लाइन भी आपके लिए लिख देते हैं। ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा अविविधौ चय एतमातम। ठीक है ना? एतमातम गीतम विद्यात समझ रहे हैं ना? अब देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है। केवल इस श्लोक में जब आप देखेंगे तो वाक्य और स्मरण इन दो जगह आंग जब रहेगा, माने वाक्यार्थम चेदस्ति अथवा स्मरणार्थम चेदस्ति आंग तर्हि अंगित, अर्थात आंग वर्जः तत्रैव। माने स्थानद्वये, दो स्थानों पर या द्व्यर्थ की स्थिति में अर्थात द्वय में, वाक्यार्थ और स्मरणार्थ, यदि आंग का प्रयोग है तो वो अंगित है, माने गित भिन्न। तो अंगित दो स्थिति में, पहले गित कहाँ कहाँ है ध्यान रखिएगा। गित पहला है ईषद अर्थ। ईषद अर्थ यदि होगा, ईषद अर्थ का अर्थ है, ईषद माने अल्प, अल्पार्थ में हो। क्रिया योगे, समझ रहे ना? क्रिया का यदि योग हो, तो क्रिया का योग का मतलब यह है कि धात्वर्थ विशेषार्थ की यदि द्योतकता है, विशेषार्थ धात्वर्थ जो विशेषार्थ है, समझ रहे हैं ना? तो स्वाभाविक है, यदि क्रिया योग वही है, माने धात्वर्थ जो विशेषार्थ उसका यदि द्योतक है तो निश्चित रूप से वो क्रिया योग हुआ, और वो क्रिया योग में वह गित कहलाएगा। देखिए, एतम आतम गीतम, इतने स्थलों में आकार क्या है? गित है। समझ में? और दूसरा क्या? अब देखिए, दो हो गए, तीसरा है मर्यादा। मर्यादायाम, यहाँ पर भी गित ही रहता है। अविविधि अर्थात अविविधौ, अविविधि अर्थ है यदि, तो भी वहाँ पर जो है वह गित ही कहलाता है। और इसके अतिरिक्त माने दो जो अर्थ हुए वे चार से भिन्न, ये जो वाक्य और स्मरण, ये वाक्यार्थ यदि आंग है, स्मरणार्थ है, तो अंगित माने गित
नहीं होगा, ये चीज रहेगी। तो ठीक है, सबसे पहले आंग वर्ज वाक्य और स्मरण में चूंकि माने माना गया है, तो पहले उसी का समझते हैं, फिर इसके बाद आगे समझते हैं। समझ में आ रही बात? पहले इसी को देख लेते हैं कि माने वाक्यार्थत्व में और जैसा कि स्मरणार्थ में, इन दोनों स्थितियों में ही यह है क्या होता है, आंग भिन्न होता है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले यही देख लेते हैं, उदाहरण सबसे पहले क्या है। तो ये रहा, और वाक्यार्थ की स्थिति में देख लेते हैं। ठीक है, वाक्यार्थम, ये वाक्यार्थम। तो यहाँ पर देखेंगे आप उदाहरण है, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, आ एवं मन्य से, ठीक है ना। और इसका जो अवशिष्ट भाग है, आपके अर्थ के सहूलियत के लिए बता दूं, यह जो है क्या है, इसका शेष है। समझ रहे हैं ना, माने आ एवं नु मन्य से इदान। यहाँ क्या है आप देखेंगे, आ और एवं यहाँ पर, ठीक है ना, देख रहे हैं। चलिए अच्छा यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, आ और एवं में सूत्र है वृद्धि रेच। इससे क्या है, वृद्धि प्राप्त है। क्या प्राप्त है? वृद्धि प्राप्त है। ठीक, प्राप्त है। लेकिन अब देखिए, चूंकि यहाँ पर आंग क्या है, अंगित है, तो स्वाभाविक है कि इस आंग की आप चादयो सत्व से क्या करेंगे, निपात संज्ञा। ठीक है, चादयो, ठीक है, चादयो, इससे क्या कर दिया है आपने, निपात संज्ञा। ठीक हो गई बात। उसका फल हो गया निपात एका जना। इससे क्या कर देंगे आप, प्रगृही संज्ञा। क्या कर देंगे, प्रगृही संज्ञा। और अगर स्पष्ट करें तो चलिए और कर देते हैं, इससे क्या होगी, निपात संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। ठीक है, और इधर आइए तो निपात एका जनान से क्या कर देंगे, प्रगृह, कहाँ चले गए, प्रगृह संज्ञा। ठीक है, और इन दोनों का ही फल हुआ प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम। इस सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव। समझ में आ रही बात? इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव। ठीक, अर्थात अब समझिए, आ एवं यहाँ पर आ एवं नुमन्य से, ये वाक्यार्थम, यहाँ पर आ जो है वाक्यार्थ के लिए प्रयुक्त है। माने जिस विषय में आप ऐसा समझते थे, ये है उसका मतलब। अर्थात पूर्वम त्वम एवं नामंस्थाः, माने आप जो है पहले ऐसा समझते थे। ठीक है ना, अर्थात पूर्व प्रक्रांत जो वाक्यार्थ था, वह वाक्यार्थ चूंकि अन्यथा की स्थिति में
आया तो उस अन्यथात्व के द्योतन में ही आंग का यहाँ प्रयोग हुआ है। समझ रहे हैं ना? आंग जो है आकार, वही अन्यथात्व द्योतको एवं आकारा है। माने पहले कैसा था, आ एवं नून, माने यहाँ इदानीम आप जो है ऐसा समझ रहे हैं। इसका मतलब है पूर्व जो प्रक्रांत वाक्यार्थ था उसके अन्यथा की स्थिति में ये वाक्य बोला गया। तो वाक्यार्थ हम चूंकि यहाँ पर अंग का प्रयोग है तो वो आंगित तो होगा, गित भिन्न होगा, तो स्वाभाविक है एकोच निपात कहलाया। पहले चादुर्य सत्यों से निपात संज्ञा और फिर एकोच निपात होने के कारण प्रगृह संज्ञा और प्लुत प्रज्ञा नित्यम इस सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर वृद्धि रेच इस सूत्र से प्राप्त जो वृद्धि है, सूत्र क्या कहता है, आदेश परे वृद्धि रेखा देशता। आत माने अवर्ण कौन हुआ, वही आंग का आकार, उससे परे एच ए ओ आई औ, तो एच यहाँ पर एवं का एकार हो जाएगा आदि। आ ए मिल करके होने वाली वृद्धि तीन है। वृद्धि आदेश वृद्धि संज्ञा करता है आ आई औ, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ, ए का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु। कंठ तालु वाली वृद्धि कौन हो जाएगी, आई। तो वह जो आई प्राप्त है माने वृद्धि प्राप्त है वह नहीं होनी है। प्लुत प्रज्ञा नित्यम से प्रकृति भाव करना है अपने को, तो आ एवं नु मन से ऐसा ही रह जाएगा। समझ में आ गई बात, ये चीज ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है स्मरणार्थ, ठीक है। स्मरणार्थ जो है उसका देख लेते हैं, उसका भी प्रयोग करके, ठीक है। स्मरणार्थ तो स्मरणार्थम, ठीक है, ये है। तो स्मरणार्थम में क्या है, आ एवं किल तत्, ये है, ठीक है। आ एवं किल तत् यह है, ठीक है। यहाँ पर भी संपूर्ण प्रक्रिया वही है। यहाँ पर अंगित है चूंकि आ, तो ये स्मरणार्थ यहाँ पर प्रयोग किया गया है, समझे। अर्थात यत्त्वया विस्मृतम तदेवं किल तत्, माने जो तुम भुला रहे हो इस समय वह निश्चित रूप से यह है, समझ ना। तो यहाँ पर आकार स्मरण द्योतक है, तो स्मरणार्थ है, स्मरण द्योतक है, तो निश्चित रूप से प्राप्त यहाँ पर जो कह लीजिए आ ए में वृद्धि रेच से वृद्धि है, उस वृद्धि वह वृद्धि नहीं होगी। आप देखिए वहाँ पर वही चीज़ है सेम, चादवे सत्व से चूंकि यहाँ पर आ अंकित भिन्न आंग वर्ज है, निश्चित रूप से उसकी निपात संज्ञा, और निपात संज्ञा का फल निपात एका जनांग, इस सूत्र से उसकी प्रगृह संज्ञा, और प्रगृह संज्ञा जहाँ होती है प्लुत प्रक्रिया नित्यम, इस सूत्र के द्वारा वहाँ पर प्रकृति भाव हो जाता है। तो स्वभावेन अवस्थानम जैसा है वैसा रह जाएगा, किसी भी तरह का संधिकार यहाँ पर नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो यह रही ये वाली, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से इस चीज़ को, वाक्य आपका ये रहा आएगा, इसको इस चीज़ को यहाँ थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आइए ईषद अर्थ, ठीक है। ईषद अर्थ में ईषद अर्थ थे, ठीक है। ईषद अर्थे यदि है तो निश्चित रूप से वह क्या है, गीतम, एतम आतम गीतम, वो गीत कहलाएगा वहाँ पर। और इसी के बाद जो है क्रिया योग भी लिख लेते हैं, क्रिया योगे, ठीक है, ये क्रिया योगे हो गए। अब आ जाइए मर्यादा, मर्यादा यहाँ, ठीक है, ये मर्यादा। अब आ जाइए अविधि, ठीक है, ये हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या है, आकार यदि है तो वो
गित कहलाएगा, अंगित नहीं है। गीतम विद्यात्, वहाँ पर आप गित ही समझिए। इसका मतलब यह हो गया कि उसकी चादेय सत्व से भले ही वो निपात है, कोई समस्या नहीं, लेकिन प्रगृह संज्ञा नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको वहाँ पर अनांग लिखा गया है, आंग वर्ज कहा गया है, एकोच निपात। तो एकाच निपात होते हुए भी चूंकि आंग ही है, गित ही है, इसलिए वहाँ पर प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। यहाँ पर देख लीजिए, ईषद अर्थ का उदाहरण देते हैं यहाँ पर। ईषद माने ईषद अर्थ होता है, ईषद का अर्थ होता है अल्पार्थ, समझ ना, अल्प अर्थ में है यदि, तो ईषद, ये देखिए ईषद उष्णम, उष्णम, तो ईषद अर्थ में आप यहाँ पर यह देख लीजिए, देखते हैं ऐसा, यह है यहाँ पर जो आंग होगा ईषद अर्थ में वह गित है, ईषद आ उष्णम, तो इसका मतलब हो गया, देख लेते हैं, मतलब आ धन उष्णम है। यहाँ पर आप देखिए, चूंकि अब आ है, उष्णम है, तो यहाँ पर आ उ मिलकर के गुण अर्थात आद गुणा, कौन सूत्र प्राप्त है, आद गुणा, ठीक है ना। यह सूत्र क्या करता है, गुण करता है, क्या करता है, गुण करता है, ठीक है, यह देखिए गुण करता है। तो आ है, उष्णम है। अब यहाँ पर चूंकि आप देख रहे हैं ईषद अर्थ है, तो यहाँ पर वो गित ही है, आंग वर्ज नहीं हुआ, माने अंगित नहीं हुआ, इसलिए प्रकृति भाव नहीं होगा, अपितु आ उष्णम आ उ मिल करके गुण हो जाएगा। तो गुण हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर उष्णम अर्थात आ उष्णम, थोड़ा सा कम गरम, हिंदी में अर्थ यदि कहा जाए तो थोड़ा सा कम गरम, यह अर्थ हुआ। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर देखिए आप दूसरा जो अर्थ है, तो यहाँ पर देखिए संधि हो गई, प्रकृति भाव नहीं हुआ। क्रिया योग, तो जैसे क्रिया योग में एक ठो उदाहरण ले लेते हैं, आ है और ये देखिए यहाँ पर एति है, ठीक है ना। एति का मतलब आप समझते हैं जाता है, और पहले एति माने गच्छति, जाता है। अब यहाँ पर क्या देखिए, एति है क्रिया, ठीक है ना, माने इण गतौ धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का यह एति है, ठीक है। तो यहाँ धात्वर्थ क्रियागत जो विशेषार्थ है उसका चूंकि यहाँ पर द्योतक है। एति का मतलब जाना ही होता है सामान्यार्थ, लेकिन यहाँ पर आ के लगने से विशेषार्थ माने आना अर्थ हो गया। तो विशेष क्रियागत विशेष धात्वर्थ क्रियागत, धात्वर्थ जो क्रिया, तदगत जो विशेषार्थ है, उस विशेषार्थ की द्योतकता में यह जो है आंग गित ही रहेगा। तो गित होने के कारण आय मिल करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धि, यह है वृद्धि रेची, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना, वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, आईति, यह आईति मतलब है आगच्छति, आगच्छति, समझ में आ गई बात। यह इसका अर्थ होगा, आईति मतलब आगच्छति। अब तीसरा जो अर्थ है वो मर्यादा है, समझ रहे ना, मर्यादा, अभिविधि, मर्यादा, मर्यादा, मर्या, समझ रहे ना, माने मर्या दीयते खंड्यते यत्र समर्यादा,
मर्यादा कहते किसको हैं, तो यह है। अब आपको मर्या शब्द का अर्थ होता है सीमा। समझ में आ रही बात? अर्थात म्रियते अवशिष्यते ग्रामादिकम यत्र समर्या, सीमा हुई, और सादीयते खंड्यते यत्र समर्यादा। समझ ना, यह जो है मर्यादा हुई। जैसे आमुक्ते संसारः या उमापते संसारः, जब तक भगवान की प्राप्ति या भगवान उमापति शिव की प्राप्ति नहीं हो जा रही है तब तक संसार है। समझिएगा। और अब देखिए, तो यहाँ पर क्या है, मर्यादा है, और यदि भगवत प्राप्ति हो गई तो मोक्ष हो गया, अर्थात उमापते प्रागेव संसारा। यह क्या है, मर्यादा है, उनके पहले तक ये संसार है। तो ये देख लेते हैं, क्योंकि आमुक्ते में तो संधि की बात नहीं होगी ना, प्रकृति भाव, इसलिए ये हमको बताना पड़ा। उमापते संसारा, ठीक है, ये चीज देख लीजिए। तो यहाँ पर आ है, ऊ है, आद गुणा से गुण की प्राप्ति। क्या समझ गए? आद गुणा, इस आद गुणा है, इस सूत्र से क्या है, ठीक है, गुण की प्राप्ति है। ठीक है, तो गुण ही होना है। तो आ है, अब देखिए, ये यदि अंगित होता तो फिर प्रकृति भाव होता, चूंकि इंगित है, मर्यादा अर्थ है यहाँ, तो निश्चित रूप से गुण हो गया। आव मिल करके गुण हो जाएगा, तो ओमापति संसारा। यह जो है यहाँ पर आप संधि वाला रूप भी लिख दीजिए, ओमापति संसारा। यह देखिए, आ उमापते है, उमापते संसारा, अर्थात जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है तभी तक संसार है, अन्यथा की स्थिति में फिर आदमी मुक्त ही हो जाता है। ठीक है ना, यही इसका अर्थात उमापति प्राप्य मोक्ष एव, उमापति भगवान की प्राप्ति के बाद तो मोक्ष ही हो जाता है। समझ में आ गई बात? अब इसके अनंतर अर्थ आता है अभिविधि। क्या अर्थ आता है? अभिविधि। तो अभिविधि में देख लेते हैं, अभिविधि शब्द का अर्थ क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो आचार्य कैयट ने अभिविधि के लिए बड़े सरल लक्षण अभिविधि के लिए लक्षण बताया है। जैसे मर्यादा है, तेन बिना मर्यादा, और सह तेन अभिविधि। ठीक है ना, और यदि इसको लिख देते हैं, यहाँ पर भी मर्यादा का भी लिख देते हैं आपको, मर्यादा तेन बिना मर्यादा। ठीक है ना, ये मर्यादा का लक्षण। अभिविधि की बात करें तो सह तेन विधि, यह ये हो। ठीक है, तो ये है। उदाहरण के रूप में आप यहाँ पर यदि लें तो जैसे अध्ययनात्, समझ रहे हैं ना, अध्ययनात् देख लेते हैं, और ये कर लीजिए, और ये अध्ययनात्। ठीक है ना, ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये तो
चूंकि ये द्वित है आकार, इसलिए यहाँ पर माने प्रकृति संज्ञा नहीं हो सकती एकोच होते हुए भी। तो जो है स्वाभाविक है, जब ये बात है तो क्या होगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, अकः सवर्णे दीर्घा देख लेते हैं यहाँ पर। अकः सवर्णे दीर्घा से सूत्र भी लिख देता हूँ, अकः ये चीज। ठीक है, अकः सवर्णे दीर्घा, इस सूत्र से यहाँ पर दीर्घ होगा, दीर्घ हो जाएगा। अध्ययनात् गुरु शुश्रूषा, यहाँ से हटा के इसको चाहे यहाँ पर अकः सवर्णे दीर्घा से दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, तो दीर्घ अध्ययनात् यही चीज है। तात्पर्य यह हो गया कि चूंकि यहाँ पर अध्ययनात् पूर्व जो यह आंग लिखा हुआ है अभिविधि अर्थ में है। अब देख लेते हैं अभिविधि का और भी एक लक्षण क्या है, आपको जो है जानना चाहिए। देखिए, कार्यान्वयी संघाय विधीयते इति समझ में आई बात? कार्यान्वयित्वेन अब सही, कार्यान्वयित्वेन, ठीक है ना, कार्यान्वयित्वेन अभिसंधाय विधीयते इति अभिविधि। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, बोल देता हूँ, कार्य क्या है यहाँ पर, गुरु शुश्रूषा है। ठीक है ना, गुरु शुश्रूषा रूप जो कार्य है, उस कार्य से संपूर्ण अध्ययन काल अभिव्याप्त है। समझिए बात को। तो अध्ययन काल की अभिव्याप्ति है, तो अभिव्याप्ति माने व्याप्ति संबंधेन, अभिव्याप्ति संबंधेन अध्ययन काल क्या है, अभिविधि है। तो इस तरह से इन चार स्थलों में, समझिए बात को, इन चार स्थलों में, ठीक है, इन चार स्थलों में इन चार स्थलों में जो है समझिए बात को कि कित ही रहता है, कित नहीं होता, अंगित नहीं है, अंगित वाक्य और स्मरण में ही रहता है। तो इस तरह से ठीक है, आज का पाठ यहीं तक, और बहुत भी ठीक रहा। हम सोचे भाई केवल व्याख्यात्मक आप लोगों को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत काठिन्य का अनुभव हो रहा हो, इसलिए हमने एक और भी यह यत्न किया कि आपको जो यह टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से और सरल किया जाए। लेकिन यह है कि देखिए, हम अपनी शैली को नहीं बदल सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, निश्चित रूप से आप समझिए, लेकिन कहिए कि हम बिल्कुल उसी तरह काखा गाघा अंगा पढ़ाएं तो ये संभव नहीं है, थोड़ा सा विशिष्ट होना ही चाहिए। तो आप समझिए और ठीक है, लगाइए, और पुनः अग्रिम वीडियो में फिर से मिलते हैं। और आप लोग यह जो प्रकल्प है, यदि आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से अब हमें कमेंट में भेजिए कि गुरुजी ये सही है तरीका, तो इसी तरह अब चलेगा। और यदि आपका माने वो नहीं आया हमको जो है रिएक्शन, तो हम फिर उसी प्रकार से
अपना स्वांतः सुखा ही यदि हमें करना है तो व्याख्यात्मक ही उसी तरह करेंगे, ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः, और रखते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।